हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको सौरभ भवानिया द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मैं समस्त बन जाऊं सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अगली कविता, जिसका शीर्षक है जायज़ नाजायज़। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहा है कि हम बहुत सी इच्छाएं ऐसी कर लेते हैं जो जायज़ नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। आने जाने के खेल में जायज़ है घर बनाना और घर में रहना, नाजायज़ है तुम्हारे मन में घर का घर कर लेना। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है बटा जीवन। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि हम कई बार बटा हुआ जीवन जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। बटा सा जीवन अधूरी नींद, आधा हंसना थोड़ा रोना, डरा सा प्रेम अधकचरी कटुता, बंधी सी सोच हर पल की कसक। इस आधे जीवन में शायद मौत सिर्फ इसलिए भयावह है क्योंकि वह पूरी आती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है तुम्हें तो समंदर रहना था। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुम अगर सिमट गई होती तो तुम एक तालाब होती और पूरी की पूरी मेरी होती, पर तुम्हें तो समंदर रहना था, अनंत, अबूझ, अथाह, असीम। तुमने सिमटना आता नहीं और समंदर की मेरी औकात नहीं, इसलिए जितना तुम चाहोगी उतना सा मैं तुम्हारा हो पाऊँगा। मेरे हिस्से में बस यह चुनाव है, बेदिल सा पूरा का पूरा तालाब या नवीनता से लबालब थोड़ा सा समंदर। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है वीर रस। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि वीर रस में किन किन अनुभवों का होना पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। वीर रस में होना होता है एक को देव दूसरे को दानव। वीर रस में सच झूठ है, सही गलत है और न्याय अन्याय है। वीर रस में कटुता भी क्षम्य है और वीर रस में क्षमा भी हास्यपद है। वीर रस में पुरुषार्थ है, जय है। वीर रस में प्रतिशोध है, क्रोध है। वीर रस में योजना है, संभावना है। वीर रस का आहार ही संगार है। वीर रस के खाते में दर्ज है क्षण भर के रोमांच की कीमत पर सैकड़ों यातनाएं, पीड़ाओं की गाथाएं। क्षणिक है वीर रस में निहित यह प्रताप, यह महिमा, यह वैभव, क्योंकि वीर रस और कुछ नहीं कर पाता सिवाय तुम्हें प्राचीन बनाए रखने के। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। अब इसकी अगली कविता है, जिसका शीर्षक है एक कविता तो लिख पाए। इस कविता के माध्यम से कवि ने वह भाव व्यक्त किया है कि हम कम से कम एक कविता तो लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुमने देखा होगा कच्ची उम्र में मरते कई सारे कवियों को, अलग अलग रूप धरकर उनकी कविताएं ही उनके प्राण हरने आईं, पर क्या ही वह मौत कच्ची रही होगी जो जीवन को इतना गहरा कर गई कि तुम कम से कम एक कविता तो लिख पाए। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है मैं एक खच्चर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। इन घोड़ों की दौड़ में मैं एक खच्चर हूँ, जिसने बचपन में लिबास चुरा लिया किसी घोड़े का। खच्चर रिहाई चाहता है, पर घोड़े का वह लिबास मेरे बदन पर घर करके मेरा जिस्म बन चुका है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है शाम तो साधु है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शाम की खूबसूरती का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। शाम को बैर नहीं दिन के वर्चस्व से, शाम को ईर्षा नहीं गहराती सी रात से। शाम तो साधु है जिसने न उधो का लिया न माधो का दिया, न रोशन दिन न स्याह रात। मुझे भी शाम बनना है, उलझे से रंग में फ़कीरी मलंग में, न किसी वजूद की खोज में सिर्फ एक पड़ाव सी शाम। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। अब इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है हमारा मौन। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि हम सभी एक हैं और हमेशा एक सी ही बातें करते हैं, तो फिर हमें अलग दृष्टि से क्यों देखा जाता है। इस तरह से अलग देखना एक अपरिपक्व चूक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। अगर हमारी बातें एक सी हैं तो हमारा मौन भी एक सा होगा। अगर हमारा मौन एक सा होगा तो मुझे और तुम्हें दो गिना जाना एक गणना त्रुटि है, एक अपरिपक्व चूक है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है कविता कर पाना। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है
जिस भाव से हम कविता कर पाते हैं या खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। शब्दों का खेल ओछा है, महज तुकबंदी है, अक्षरों एवं शब्दों का चयन है, वाक्यों का सौंदर्यीकरण है। शब्दों का खेल आसान है, सीखा जा सकता है, लेकिन असंभव है सीखना कविता कर पाना। कविता में शब्द उद्देश्य नहीं, माध्यम मात्र हैं। कविता तो अनायास है, बस जी हुई जिंदगी की तरह। कविता है जिए हुए पलों का अनुवाद, खुद से संवाद। कविता है शब्दों के लिबास में पूरे जीवन का वृतांत। कविता है सुख कह पाने का और साथ ही दुख समझ पाने का। कविता आत्मदाह है, कविता पुनर्जन्म भी। कविता उत्साह है, कविता कई जगी रातों की थकान भी। जब तक घटित न हो जाए मेरे जीवन में मौन, कविता ही मेरा जीवन स्रोत है, कविता ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है पूरा जहाँ ही अपना लगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि हम अपनी दुनिया को पूरा जहाँ या फिर पूरी दुनिया को अपना जहाँ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। कुछ लकीरें खींच दी और मुल्क कह दिया, घर भी तो ऐसे ही बना था, चार दीवारी के ज़रिए माप लेकर सीमांकन कराकर, कुछ अपना कुछ तुम्हारा बताकर। अगर घर से लगाव है तो मुल्क से भी होगा, या फिर इतनी निष्पक्षता पाल लो कि पूरा जहाँ ही अपना लगे। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है यही मुकम्मल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। सबसे खतरनाक होता है आधा अधूरा जीना और भ्रांति पाल लेना कि यही मुकम्मल है। मेरी अगर मानो तो कहीं बेहतर है एक सच्ची यातना का चुनाव एक आसान झूठ के बदले। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है कहानी। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है जिस कारण से कहानियाँ बनती हैं या कहानियाँ हमें सच लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, ये कविता। कभी सच लगे कहानी, कभी चकित करे कहानी, कभी लगे कहानी सरल सी और कभी समझ से परे। कहानी वह होती है जो रात में चादर बनकर ढक ले तुम्हें तलवे से लेकर सिर तक। कहानी वह होती है जो मरने के बाद भी अगले जन्म तक साथ रहे, या तो स्मृति की तरह या वास्तविकता बनकर। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है मोहपास। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि हम कभी कभी ज़िंदगी की उलझनों में मोहपास की तरह फंस जाते हैं और फिर कभी उससे निकल नहीं पाते, ना चाहते हुए भी उसमें हम फंस कर रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। क्योंकि बांध लिया मैंने मोहपास, कतई संभव नहीं अब संन्यास, पर क्यों ना कोशिश एक ऐसे जीवन की जो माया भी हो और पलायन भी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है पिता पुत्र। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि पिता और पुत्र में किस तरह के भाव पाए जाते हैं या किस तरह के भाव होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। साहस के बजाय दुर्बलता का चयन सिर्फ इस आधार पर कि पिता हो तुम, कलंक दे जाता है पिता होने के जज्बात को और साथ ही कर जाता है आहत पुत्र के स्वाभिमान को। तपस्या का रूप, त्याग का आडंबर, पुत्र का ऋणी होना क्षणभंगुर रोमांच है। जब परिपक्व होगा किसी दिन समझ जाएगा वह कि उसके माथे मड़ी तुमने अपनी नपुंसकता, अपनी कायरता, अपना अधूरापन। तो क्या है उपाय, कैसे पार पाए, यह तो पितृत्व है, कैसे बोझ न बनने पाए। मसीहा बनना छोड़कर साझेदार बन जाओ और बना लो उसे अपने दुख का, सुख का, अच्छे वक्त का, बुरे दौर का साझेदार। वह सीख ले तुम्हारे जरिए कुछ किस्से जीवन के, जीत का स्वाद, हार का तमाचा, भरे पेट का सुख, भूख का दर्द, गुदगुदाती नींद का आनंद, अध जगी रात की मायूसी, चौड़ी मुस्कान का विखराव, बेवाक आंसुओं का सैलाब। न वह कृतज्ञ न तुम बेबस, न उसका ऋण न तुम्हारा हक, बस दो प्राण अलग अलग चल पड़े साथ साथ एक दूसरे के बनकर महज साझेदार। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।